हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की है। लेट्स स्टार्ट। एंड यस प्लीज़, अगर आप मेरे वीडियोज़ को देखती हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। ओके, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। ओके, सो नंबर 1 हमने इंट्रोडक्शन देखा है। ओके, इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा है कि जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है उसमें जो है वो प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप देखने मिलता है। ठीक है, इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। ओके, देन आफ्टर हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या है वो चीज़ें देखी। क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इज़ अ ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ डिमांडेड विच राइज मच और लिटिल फॉर अ गिवन fall in price and quantity demanded falls much or little for a given rise in price. ओके, तो बेसिकली फिर हमने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या देखा है, हमने मेथड देखा। सबसे पहला मेथड क्या था, रेशो और परसेंटेज मेथड देखा हमने। देन हमने आउटले मेथड देखा, जिसको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहा जाता है। उसके बाद हमने स्टूडेंट पॉइंट मेथड और जो जियोमेट्रिक मेथड देखा। फिर लास्ट में हमने देखा स्टूडेंट्स फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो बेसिकली इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें बताया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो इम्पॉर्टेंस है वो किसको किसको मिलता है। पहला प्रोड्यूसर को मिलता है, दूसरा फार्मर्स को मिलता है, तीसरा वर्कर्स को मिलता है, एंड लास्ट गवर्नमेंट को मिलता है। ठीक है, सो Lord Keynes considered this concept to be most important contribution to the Alfred Marshall. इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस आता है वो प्रोड्यूसर का आता है, इम्पोर्टेंस टू प्रोड्यूसर। सो एवरी प्रोड्यूसर हैज़ टू डिसाइड द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट at which he has to sell it, and for this purpose elasticity of demand become more important. Why? Because if the demand for a product is relatively inelastic, then he will be fixed up a price and vice versa. And the concept of elasticity of demand is also useful to a monopolistic practice, price discrimination. देखो क्या होता है, अगर कोई कमोडिटी ऐसी है जो इनलास्टिक नेचर की है, यानी कि जो डिमांड कितनी भी प्राइस कम कर दिया जाए या ज़्यादा कर दी जाए फिर भी डिमांड सेम होता है, तो उसके लिए क्या करेगा, प्रोड्यूसर एक फिक्स जो है अमाउंट डिसाइड करेगा कि इतनी ही इसकी प्राइस होनी चाहिए, उससे ज़्यादा प्राइस इसकी होनी चाहिए नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस हमने क्या देखा है, इंपॉर्टेंस टू अ प्रोड्यूसर। दूसरा इंपॉर्टेंस आता है गवर्नमेंट का। जब गवर्नमेंट कोई भी टैक्सेशन पॉलिसी बनाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, ये काम आता है। लाइक टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. So those commodity whose demands is relatively elastic will be taxed more because it will not affect their demand and vice versa. नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंट इन फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग हम मैंने आपको बताया हुआ है। ओके, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ factor prices. The factor of production for which demand is relatively inelastic can be command higher price as compared to those having elastic demand. For example, worker can ask for high wages if the demand for the product produced by them is relatively inelastic. ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर प्राइसिंग में क्या देखने मिला कि जो फैक्टर प्रोडक्शन होता है वहाँ पे भी क्या देखने मिलता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इम्पोर्टेंस देखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जो वर्कर्स है, अगर वो अपने जो वर्कर्स हैं वो अपने वेजेस का कोई इंक्रीज़ करने का डिमांड कर दें। जब डिमांड क्या है, जो प्रोड्यूस हो रही है उसको प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो राइज हो जाए या बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाए या इनइलास्टिक हो जाए, तो ये इम्पॉर्टेंस फैक्टर प्राइसिंग में यूज़ होती है। नेक्स्ट आता है फॉरेन ट्रेड में भी यूज़ होती
होती है कैसे. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ यूजफुल टू डिटरमाइन टर्म्स एंड कंडीशन इन फॉरेन ट्रेड. तो ये कब यूज़ होती है, किस तरीके से यूज़ होती है, जब फॉरेन ट्रेड किया जाता है उस टाइम पे किस तरीके के टर्म्स एंड कंडीशंस बनेंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. द कंट्री एक्सपोर्टिंग commodity for which demand is relatively inelastic can raise their prices. For example, OPEC, that is Organization of Petroleum Exporting Countries, has increased the price of oil several times. तो in that time क्या होता है, the concept is useful to formulating exporting importing policy of the country. देन नेक्स्ट आता है पब्लिक यूटिलिटी. पब्लिक यूटिलिटी में कैसे यूज़फुल होती है, लाइक रेलवे है, ये क्या है, इनइलास्टिक डिमांड है, यानी कि जो इसका डिमांड है वो हमेशा इनइलास्टिक रहता है. ओके, सो गवर्नमेंट कैन आइदर सब्सिडीज और नेशनलाइज देम टू अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन. तो गवर्नमेंट क्या करती है, आइदर जो पैसेंजर्स हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, आइदर उनको नेशनलाइज करके जो उनका कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन है उनको रिड्यूस करने का काम करती है विद द हेल्प ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. लास्ट आता है पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि कितना परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हुआ है. इफ द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इन पर्सन इनकम इज स्मॉल देन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इनलास्टिक. फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर, if the proportion of expenditure is large then demand for the product is relatively elastic, यानी कि इसका प्रोडक्ट जो प्राइस है वो चेंज है. तो बेसिकली आज हमने कितने देखे हैं, 6 इम्पॉर्टेंस देखे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के. पहला इम्पॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर, दूसरा इम्पॉर्टेंस टू गवर्नमेंट, थर्ड जो आता है इम्पॉर्टेंट इन फैक्टर प्राइसिंग, देन इम्पॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड, then next public utility, and the last one is portion of expenditure. थैंक यू सो मच एवरीवन, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार होगा. थैंक यू सो मच.